हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। प्रीलिम्स, मेंस, पॉलिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे कि अगर प्रेफरेंस की बात की जाए तो सबसे पहले इसको रखा जाएगा। अगर पॉलिटी की बात की जाए तो किस टॉपिक को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट वो टॉपिक है जो पेपरों के लिए सबसे ज़्यादा वरीयतापूर्ण है। इसमें सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, मतलब सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस इसी को दी जाएगा। अगर पढ़ने की बात आए तो सबसे पहले इसी को किया जाएगा। पर मैंने आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर करते 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 जो बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ तक लाए हैं, तो अब मूल अधिकार समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कौन कौन से अधिकार होते हैं, क्या बहुमत होते हैं, ये सब चीज़ जो लगेंगी वो मैं पहले बता चुका हूँ। इसलिए अब इसको पढ़ाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आपको समझने में कोई इसको ज़्यादा इशू नहीं आएंगे। तो फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व मतलब आगे हम वीडियो को बढ़ाते हैं और मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले तो भाग 3 में आता है, मैं बता देता हूँ। आगे मैं इसको कराऊंगा, जिसकी प्रगति को पढ़ाऊंगा। पर अभी इतना जानते हैं कि स्टार्टिंग हम कहाँ से कर रहे हैं। ठीक, अधिकार क्या होता है? अधिकार जैसे कि हमें कोई भी चीज़ करने की आज़ादी हो। खाली आज़ादी होगी तब वो अधिकार नहीं माना जाएगा, क्योंकि आज़ादी हर किसी को है। फिर आज़ादी मतलब जैसे किसी को भी कोई कहेगा मर्डर क्या है, जो मर्डर करने वाला होगा मुझे मर्डर करने की आज़ादी है, तो इसको अधिकार नहीं माना जाएगा। जैसे कोई चोर कहेगा मुझे चोरी करने की आज़ादी है, तो इसको भी अधिकार नहीं माना जाएगा। कोई इंसान कहेगा कि नहीं मुझे बाइक तेज चलाने की आज़ादी है, मेरी आज़ादी है, ये मेरे को आज़ादी मिली हुई है संविधान से, तो मैं बाइक तेज चलाऊंगा, बिल्कुल भी रुकूंगा नहीं, तो ये भी एक आज़ादी अधिकार नहीं माना जाएगा। अधिकार कब बोला जाएगा? जब आज़ादी प्लस वैधानिक मान्यता उसे मिल जाएगी, तब वो अधिकार आएगा। वैधानिक मान्यता मतलब कि हमारे संविधान में या हमारे नीति निर्माताओं ने जो नियम कानून बनाए गए उसके दायरे में रह के वो अपनी आज़ादी को एंजॉय कर सकता है, तब वो अधिकार माना जाएगा। ठीक, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अधिकार एक परिचय, राइट एंड इंट्रोडक्शन। आज़ादी प्लस वैधानिक संरक्षण मिल जाएगा, मतलब उसको एक वैधानिक संरक्षण मिल जाएगा कि आप इस दायरे में काम कर सकते हैं। आपको संरक्षण ही मिलेगा अगर आप उस दायरे में काम कर रहे होंगे जो कानूनी तौर पे महत्वपूर्ण है, तो आपको संरक्षण मिलेगा इसके ऊपर, आपकी आज़ादी के ऊपर। अन्यथा अगर संरक्षण ना हो तो आज़ादी खाली खोखली रह जाएगी। ठीक है, तब वो अधिकार नहीं माना जाएगा, तो इसलिए वो अधिकार हो जाएगा। और पॉजिटिव अधिकार कैसे कहते हैं? वे विधियां, पॉजिटिव लॉ भी मान लो या अधिकार मान लो या नियम मान लो, कानून कुछ भी जो भी है, वे विधियां जो विधायिका द्वारा, मतलब जो हमारी लेजिस्लेटिव बनाती है, निर्मित की जाती है, उन्हें सकारात्मक विधि या स्टैट्यूटरी राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट मतलब वैधानिक अधिकार बोलते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक क्यों? कि जो मौलिक अधिकार, वैसे तो अधिकार है, फिर मौलिक अधिकार क्या कॉन्सेप्ट है? जब आपको अधिकार दे ही गए संविधान में, तो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट किस बेस पे लाया गया? जैसे कि कुछ रिश्ते होते हैं जिंदगी में, ये हमारे प्रेफरेंस है, पर कहते हैं सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आप किस रिश्ते को देते हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए कौन सा रिश्ता है? तो वो माता पिता, परिवार, बहन बेटी, भाई, ये इनको ज्यादा इंसान कहता है कि हाँ ये मेरे ज्यादा प्रेफरेंस वाले हैं। इसी तरीके से अधिकार तो सारे ही हैं, रिश्ते तो सारे होते हैं, दोस्त के भी होते हैं, पड़ोसियों के भी होते हैं, सबके होते हैं, पर हम जहाँ तक इसे मानते रहते हैं अपने निकट संबंधी, दोस्तों को, माता पिता को, भाई बहन को, इनको ज्यादा हम अधिकार मानते हैं, इनको ज्यादा अपने नजदीक मानते हैं। ऐसे ही अधिकार और मूल अधिकार में अंतर यह है कि अधिकार भी हमारे वो अधिकार है जो हम संविधान में मिले हुए हैं, संविधान में मिले हुए हैं ये सारे अधिकार। और मूल अधिकार जो हैं, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन शैली से जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने या हमें विकसित करने के रूप से जुड़े हुए हैं, उनको कहते हैं मूल अधिकार। ठीक है, तो मूल अधिकार मौलिक क्यों, मतलब फंडामेंटल्स, वाई फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल, ये मौलिक क्यों है? क्यों? जैसे कि अधिकार क्या होता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने से सदैव सहायक होते हैं। जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है उसे निखारने में सहायक होंगे। ये तो एक बात होगी अधिकार के ऊपर कि हमारे को और एनहेंस करेंगे, हमारी कैपेबिलिटी को और लेके आएंगे ऊपर, कैसे हम अपने आप को और अच्छा कर सकें, कैसे 100% दे सकें, वो अधिकार के दायरे में आता है। फिर मूल अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करते हैं। सर्वांगीण मतलब हर तरीके का विकास, मतलब जो प्राकृतिक विकास, सर्वांगीण मतलब इसमें क्या क्या आता है? सर्वांगीण विकास में क्या क्या आता है? सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, दार्शनिक विकास। सामाजिक विकास जो अपने समाज में रह के कोई भी काम कर सकते हैं, सामाजिक अपनी नीति नियम, धर्म का पालन, संस्कृति का पालन, ये सब कर सकते हैं। ठीक। आर्थिक विकास, अपने आप को व्यवसाय कर सकते हैं, व्यवसाय को कैसे हम करना है, अपने मन मर्जी का व्यवसाय कर सकते हैं, इसमें देश में रह के कोई भी व्यवसाय को हम अपना सकते हैं, वो हमारा आर्थिक विकास माना जाएगा। सांस्कृतिक विकास, अपनी कोई भी संस्कृति को मान सकते हैं, जैसे भाषा को हो गया, हमारी चित्रकला होगी, हमारे महापुरुष हो गए, उनको भी मान सकते हैं, अपनी संस्कृति को अपना सकते हैं, वो हमारे विकास के लिए। आध्यात्मिक मतलब अपने स्पिरिचुअल राइट्स, हम कुछ भी कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, ठीक है, मेडिटेशन कर सकते हैं, या हम उसके लिए विकास के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन चीज़ों के लिए हम कोई भी योग सेंटर में आ सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। इसलिए सर्वांगीण विकास में ये सब आते हैं। और दार्शनिक विकास, हम अपनी कोई बात को फिलोसफी टॉप पे बात कर सकते हैं, कह सकते हैं, तो इन चीज़ों का विकास ये सर्वांगीण विकास में आता है।
तो मूल अधिकार जो है वो सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। अधिकार क्या करते हैं? अधिकार व्यक्तित्व को एनहांस करते हैं, सिंगल एक व्यक्ति को एनहांस करते हैं, ठीक है। और सर्वांगीण विकास क्या, वो भी एक व्यक्ति के लिए और समाज के लिए, सबके लिए, पर उनमें क्या है, इनमें इन सब चीजों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो आगे को हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या और ठीक है। अब आगे देखते हैं मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या है, ठीक है। तो अब मौलिक अधिकार हमें क्यों दिए गए, इससे पहले बात कर लेते हैं। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले राजतंत्र, मतलब राजा का शासन था। तो राजा अपने इच्छा अनुसार नियम बनाते थे, वो जनता पे लागू होते थे, ठीक है। फिर उसके बाद लोकतंत्र आया जब देश आज़ाद हुआ। तो लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि लोगों के द्वारा शासन किया जाए, पर सारे लोग एक साथ तो शासन कर नहीं सकते, क्योंकि सबकी मतभेद, इच्छाएं, बातचीत, कहने का तरीका सब कुछ अलग अलग होगा। इसलिए अपना वो एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जिसे हम MP या MLA जो भी कुछ कहते हैं, या फिर प्रधानमंत्री जो भी कुछ कहते हैं। तो उसके बाद ये कैसे पता लगेगा कि ये अधिकार इनको दिए जाने हैं? हमने सारी अपनी स्वतंत्रता इन MP अपनी संसद को सौंप दी, कहने का मतलब है सौंप दी उसको, संसद को। फिर हमारे संसद में क्या, संविधान निर्माण से पहले हमारे संसद में क्या, संविधान बना था, संविधान सभा में संविधान बना था। तो संविधान में सब कुछ लिखा गया था कि कैसे देश चलाया जाएगा। तो सब लोग कहते हैं कि हम ये क्यों माने कि कैसे देश चलाया, क्योंकि हम तो पहले से वैसे थे, राजा ने कहा जो कहा। तो लोकतंत्र तो राजतंत्र में अंतर नहीं होता, जैसे संविधान बनाया गया। फिर संविधान में मूल अधिकार डाला गया ताकि जो देश पे शासन करेंगे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी कुछ होंगे, वो ऐसे निरंकुश ना हो जाए जो जनता को आतताई मतलब परेशान करने लगे, जैसे राजतंत्र में होता था। तो इसलिए मूल अधिकार का टॉपिक इसमें डाला गया कि ये जो है, ये हमें सरकार के विरुद्ध या राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, वो हमें संविधान देता है। इसमें सरकार का कोई मैंडेट नहीं है, जो संविधान तैयार हो गया उसमें ही हमें मिले हुए हैं ये मौलिक अधिकार, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं मौलिक अधिकार की प्रकृति भाग 3 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में, और मौलिक कर्तव्य भाग 4 में, ठीक है। ये 32 से 12 से 35 तक है अनुच्छेद, ठीक है। और ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, जहाँ पे उनको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, ठीक है। और नोट इसमें क्या है, व्यक्तिगत अधिकारों की संकल्पना सर्वप्रथम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। व्यक्तिगत अधिकार मतलब जो हमारे निजी अधिकार होते हैं, उनकी संकल्पना कहाँ से मिलती है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, पहले, सबसे पहले। वो कब? सन 1215 ईस्वी में ब्रिटेन का राजा जॉन प्रथम ने एक मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा का मतलब जो क्या है, जो कि अधिकार का एक दस्तावेज है, तो हस्ताक्षर किए थे। उसमें क्या था, ब्रिटेन में मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा चार्टर कहा जाता है। जो ब्रिटेन है उसमें जो मौलिक अधिकार है उनको मैग्ना कार्टा, ये चार्टर कहा जाता है। ये चीज जो हमें सर्वप्रथम देखने को मिली है कि मौलिक अधिकार कॉन्सेप्ट कहाँ है, वो हमें देखने को मिली है ब्रिटिश में देखने को मिली है कि उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले इन्होंने ये प्रावधान दिया था मौलिक अधिकारों जैसा। फिर हमने लिए कहाँ से हैं? वो हमें लिए हैं अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्यों? हमें वो समझ में नहीं आए थे, क्योंकि हमें वो सूटेबल नहीं लगे होंगे, इसलिए हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो क्या क्या है? वो राज्य सरकार के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार है। मैंने बताया अभी राज्य मतलब जो भी मैं राज्य की डेफिनेशन बताऊंगा अनुच्छेद 12 के तहत कि उनमें कौन कौन से राज्य की कौन कौन चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये वो अधिकार हैं जो एक व्यक्ति को सरकार या राज्य के विरुद्ध मतलब उनके खिलाफ प्राप्त हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे भी इनके हनन होने पर भी हम सीधे कोर्ट में जा सकते हैं, और इनका संरक्षण कौन करेगा? कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो हम सरकार के विरुद्ध भी जा सकते हैं अगर वो इसका हनन करते हैं। इसलिए आप देखते हो आप आए दिन आंदोलन ये सब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये संविधान में लिखा गया है, ये व्यक्ति का अधिकार है, ठीक है। हालांकि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जो किसी व्यक्ति को राज्य के साथ साथ अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के विरुद्ध भी प्राप्त है। जैसे कि हमें राज्य मतलब सरकार के विरुद्ध प्राप्त है, कुछ इंडिविजुअल्स के प्रति प्राप्त है, जैसे कि छुआछूत उन्मूलन, जैसे ये है अनुच्छेद 12। इसमें क्या जाति, लिंग, अधिकार, इन सबके अधिकार पे जाति, लिंग, ठीक है, धर्म, इन सब के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। वो उसमें कुछ लिमिटेशंस दी हैं आर्टिकल 15(2) में, ठीक है। और 17 में क्या है? छुआछूत उन्मूलन, मतलब कि कोई छूने छाने के जो भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर भी नियम बनाया गया है। ये अनुच्छेद 12 में कहा गया है। तो ये मतलब किसी इंसान भी ऐसा करता है कि मैं तुम्हें नहीं छूंगा, छुआछूत, तुम छुआछूत नहीं हो, तुम्हें छूने से मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा, मैं धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो इसके ऊपर भी केस हो सकता है, इसके ऊपर भी सजा है। तो ये बोला गया है इसमें। इसलिए व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त हो गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हें छूने से मना किया, तुम्हें ऐसा कुछ संबोधित किया, तो वो तुम्हें प्राप्त है। एक व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है, सरकार के विरुद्ध भी प्राप्त है, ठीक है। और आर्टिकल 23 और 24 जो बच्चों को काम कराया जाता है, ठीक है, उनके लिए है सब 23-24।
ठीक है, छोटे बच्चों के 1400 बच्चों के लिए या गैरेज में काम करने वाले बच्चों के लिए, इनके लिए प्राप्त है। तो ये निजी लोगों के लिए प्राप्त है, संस्था के लिए प्राप्त है, सरकार के लिए प्राप्त है। कुछ जो है वो निजी व्यक्तियों के लिए प्राप्त है, जैसे कि ये आर्टिकल 15, 2, 17, 23, 24, ठीक है, ये जो है वो निजी तौर पर भी प्राप्त है। बाकी जो मूल अधिकार है वो राज्य के तौर पर तो प्राप्त है, राज्य पे हम राज्य के विरुद्ध तो प्राप्त है ही हैं। तो यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए, पूरे मूल अधिकार जो है वो राज्यों के विरुद्ध है, ठीक है, ये भी राज्यों के विरुद्ध आ जाएंगे। और जो स्पेशली व्यक्तियों के विरुद्ध, जो इंडिविजुअल के विरुद्ध है, वो ये है कि हम इनके प्रति भी केस कर सकते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कहा तो। 15, 2 आर्टिकल 17, इसलिए वो SC/ST एक्ट जो है उसमें जाति सूचक वर्ड से अगर संबोधित करो तो आपको जेल हो जाएगी, बिना कुछ तहकीकात किए हुए जो कुछ भी है उसके हिसाब से जेल हो जाएगी आपको, जमात 6 महीने के बाद, ऐसा कुछ है। बदला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको गलत माना था, पर बीजेपी सरकार ने इसे अध्यादेश लाके करार दिया था संसद में, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई। तो अब देखते हैं आगे क्या ऐसी कहानी। ठीक है, आप ये देख लेते हैं कि किन किन ने क्या कहा हमारे संविधान के मूल अधिकारों के बारे में, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, देखते हैं किसने क्या कहा। तो ग्रैनविल ऑस्टिन करके एक थिंकर है, दार्शनिक, उन्होंने कहा भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात कही गई है कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान है उसके पिलर होंगे। जैसे घर के लिए पिलर चाहिए होते हैं ना, नींव चाहिए होती है, पिलर चाहिए होते हैं, वैसे ही हमारे संविधान, जैसे हमारे मौलिक अधिकार संविधान के लिए और लोगों के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा, भाग 3 और भाग 4 में संविधान की अंतरात्मा का निर्माण करेंगे। अंतरात्मा मतलब जो इंसान की आत्मा होती है, वैसे एक संविधान की आत्मा, उसका निर्माण करेंगे। भाग 3 और भाग 4। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, भाग 4 में क्या है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें, इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो वैधानिक रूप से न्यायोचित प्रकृति के, पहले बताया कि इनको आप सुप्रीम कोर्ट में जाके चुनौती दे सकते हैं अगर इनका हनन होता है या इनको आपसे इनका आपके खिलाफ कोई कार्य होता है, तो सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा या संस्था के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। वैधानिक रूप से परिवर्तनीय होंगे, मतलब लीगली एनफोर्सेबल नेचर, मतलब अगर बने हैं तो ये अपने आप एनफोर्सेबल होंगे। मतलब कहने का मतलब कि प्राकृतिक रूप से एनफोर्सेबल होंगे कि ये हर किसी पर लागू होंगे और हर किसी के लिए मान्य होंगे। जो रूल बने हैं जिस हिसाब से बने उसका मान्य होगा ही होगा, उसको माना ही जाएगा, ठीक है। अब सरकार जो है इसको कैसे भी करके सुप्रीम कोर्ट इसे एनफोर्सेबल मतलब प्रवर्तनीय मतलब लागू करा सकती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि संविधान का संविधान बोला मूल अधिकार का वर्गीकरण क्या क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो हम देखते हैं 4 तरीके से कैसे इसको बांटा गया है। तो वो जो है थोड़ा मेरे को लगता है कि बुक में भी नहीं समझाया गया ढंग से, तो मैं आपको ऐसा समझाऊंगा, समझ में आ जाएगी। 12, 13 क्या है, उसके बाद फिर 14 से लेके कैसे 28 तक है, फिर उसके बाद कैसे 35 तक, ये सब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से है, ठीक है। ठीक है, अब आगे करते हैं कि मौलिक अधिकार का वर्णन कैसे किया गया है। मौलिक अधिकार को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 4 भाग कौन से, पहले क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का परिधीय वर्ग, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 इसमें बताया गया कि सरकार किसे किसे माना जाएगा या राज्य किसे माना जाएगा, वो आर्टिकल 12 है। 13 में बताया कैसे लागू होगा, ये सब बताया गया। उसका मेन क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे मेन है, इसी में पढ़ना है। पहले जो हमारा संविधान बना था तब संविधान निर्माताओं ने हमें 7 मौलिक अधिकार दिए थे, जिसमें से 44 संविधान संशोधन मतलब 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके एक संविधान या मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार को एक को कम कर दिया गया था संविधान से। तो वो कौन सा था, संपत्ति का अधिकार, जिसे खत्म कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अब 6 कौन से बचे हैं, समता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है, ठीक है। और जो शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार वो 23 से 24 तक है। उसका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वो 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार वो 19 से 23 तक 1930 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो 32 है। आपका होगा 31 कहाँ गया, 31 अलग भाग में रखा गया है, ये रहा एक्सेप्शनल क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का अपवादित वर्ग। इसमें कौन कौन से आएंगे, 31A B C, 31A 31B 31C 35 34 358 369, ठीक है। ये आएंगे अधिकार, ये कौन कौन से होते हैं, ये हमारे मौलिक अधिकार को संकुचित करते हैं। मतलब ये जो राज्य के विरुद्ध, जैसे जो इंसान को मिले हुए हैं जो मौलिक अधिकार, उस पर भी संकुचन लगाया जाता है। सेकंड, आपको मौलिक अधिकार संपूर्ण प्राप्त हो, मतलब पूर्ण रूप से प्राप्त, पूर्ण में कुछ कुछ युक्ति निर्बंधन या कुछ लगा हुआ है, यानी कि जो जिस समय पे जिस तरीके की रोक लगानी चाहिए या जिस
तबके को फायदा उठाने के लिए किसी तबके के लिए कुछ कट ऑफ किया जाएगा, उसीलिए हमें संपत्ति का अधिकार इसलिए काटा गया था मौलिक अधिकार से। क्यों? क्योंकि फिर उसको आप उसमें चुनौती दे देते न्यायालय में और फिर सरकार कुछ काम कर नहीं पाती, तो भूमि सुधार का काम भी ऐसे ही किया गया था। ठीक है, तो इसलिए 6 अधिकार रखे गए, एक को काट दिया गया। मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, एक अनुच्छेद 35 में दिए गए। अनुच्छेद 35 में क्या कैसे क्रियान्वयन होगा मौलिक अधिकार को, इसके बारे में बताया गया है, और क्या सुरक्षा होगी इसकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसके बारे में बताया गया है। तो ये जो वर्गीकरण है इसका, वो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ये इसको हम अंत में पढ़ेंगे कि मेन क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। ठीक है, और यही मेन है, पेपरों के लिए ज्यादातर मेन है, पर इनमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम्पल में से और अनुच्छेद 35 में दिए गए। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, और इसको पढ़ने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि कम से कम नहीं तो 8-9 लेक्चर इसके रहेंगे रहेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने पहले बता दिया था क्लास स्टार्ट होने से पहले कि सबसे मेन टॉपिक यही है पॉलिटी में, अगर देखा जाए तो। अगर आप प्रेफरेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले प्रेफरेंस नंबर 1 मूल अधिकार को मिलेगा। इसलिए मैं इसको आराम से समझाना चाहता हूँ, डिटेल से समझाना चाहता हूँ कि हर किसी को किताब उठाने की जरूरत ना पड़े और सारा पेपर यहीं से कनेक्ट हो जाए। और आपको कुछ जो नियम कानून जो अभी चल रहा है कि ये अधिकार, महिला को सबरीमाला में जाने का अधिकार दिया गया है मंदिर में, तो किस मौलिक अधिकार का है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाए कि आर्टिकल 15 क्या है, 16 क्या है, ये तो पुरानी बातें होंगी, ये उनमें पूछा जाता है जो एसएससी वगैरह क्वेश्चन होते हैं। यूपीएससी में ये पूछा जाएगा कि सबरीमाला के मंदिर में महिलाओं को जाने का अधिकार मिला है, तो ये किस मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, तो फिर आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये बहुत अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा, समता का अधिकार रहेगा, शोषण का विरोध रहेगा, ये बहुत चीजों में आ जाएगा। ठीक है, संस्कृति इसको छोड़ के बाकी में आ ही जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता में आ जाएगा। तो इसको हम देखा जाएगा कि अब मैं इनको डिटेल करके जो मेन क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स है उसको हम आगे पढ़ेंगे, और ये भी देखेंगे कि संशोधनीयता है कि नहीं है, फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो किस लेवल तक हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ तक हस्तक्षेप कर सकती है, या फिर सारी जो शक्तियाँ हैं वो संसद के पास ही हैं, या सुप्रीम कोर्ट के पास भी शक्तियाँ हैं, या जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, न्यायिक इसकी न्यायिक जांच हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें हम आगे लेक्चर में करते रहेंगे, पर पेशेंस के साथ आपको लेक्चर देखते रहना है, और वीडियो को पॉज करके स्पीड तेज करके या फिर स्पीड कम करके आपको जैसा ठीक लगे, जैसा आपके लिए ठीक रहे, जैसे आपके लिए अनुकूल रहे, उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। और आपको पेशेंस रखना है। मैं इतना दावा कर रहा हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे इसके बिना टकराए जाएंगे नहीं, यहाँ से बिना टकराए जाएंगे नहीं। 80 से 90% क्वेश्चन यहीं से टकराएंगे, बाकी 10% की अगर कोई गारंटी ले सकता है तो उसी इंसान के पास आप चले जाइए, क्योंकि वो 100% की गारंटी ले रहा है। 100% की गारंटी खुद यूपीएससी के पेपर बनाने वाले नहीं दे सकते, कहाँ से पेपर आएगा, तो मैं क्या चीज़ हूँ। ठीक है, तो इसलिए 80 से 90% यहीं से टकराएगा पेपर, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर आपका कॉन्सेप्ट आके क्लियर हो गए तो फिर साफ की नैया पार हो जाएगी। मेरी भी नैया पार हो जाएगी, मैं भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने में लगा पड़ा हूँ, इसलिए मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ और यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रहा हूँ कि मेरे फैक्ट्स क्लियर होंगे, कि मैं और पढ़ता हूँ और देखता हूँ और किताबों को छानता हूँ, तब जाके मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे सामने आता हूँ पढ़ाने के लिए, ताकि जो रिजल्ट आ सके वो एकदम बेहतरीन आ सके, जो मैं आउटकम दे सकूँ यहाँ पढ़ाने का वो एकदम बेहतरीन दे सकूँ। इसलिए ज़्यादा वीडियो को ना आगे बढ़ाते हुए, ज़्यादा लंबी ना करते वीडियो, मैं वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ, और हम अगली वीडियो में मिलेंगे। और फंडामेंटल राइट्स या कोई और टॉपिक होगा, फंडामेंटल राइट्स की वो पॉलिटी सीरीज है और बाकी टॉपिक है वो अलग चल रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।